हेलो गाइस, आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर अपन क्या बात करने वाले हैं कि कभी भी किसी भी अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग कैविटी हो गई या एक चार्ज स्फीयर हो गया या कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हो गई, इसके ऊपर अगर आप चार्ज दोगे तो किस तरीके से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। और कॉन्सेंट्रिक शेल या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के अंदर या कंडक्टिंग कैविटी के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है वो सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर के अंदर लेक्चर के अंदर एंड तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। राइट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालें आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डालें आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन किस में पढ़ने वाले हैं, सिंपल सी बात है। देखो जब भी आपके पास कोई कंडक्टर होता है, अपन ने उसमें भी पढ़ा था, स्फेरिकल शेल के अंदर भी पढ़ा था कि कोई भी आपके पास एक कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है। अगर कंडक्टर को अगर मैं क्यू चार्ज दूंगा तो क्या होता है, कंडक्टर के ऊपर सारा चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने चाहिए तो क्या है, मेरे पास कंडक्टर यूनिफॉर्म था, लेकिन मेरे पास कंडक्टर क्या हो, कुछ नॉन यूनिफॉर्म शेप का ऐसा कुछ हो। सपोज ऐसा कुछ आ जाए कंडक्टर, ऐसा कुछ कंडक्टर आ जाए। अब यहां पर अगर मैं क्यू चार्ज अगर इसको दूंगा, इस कंडक्टर को, तो एक्चुअल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अब यहां पर यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिग्मा के ऊपर। सिग्मा, देखो यहां पर अगर मैं सिग्मा लिखूंगा तो चार्ज डिवाइडेड बाय कितना आएगा मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा मैं इसके लिए। अगर रेडियस मेरे पास आर है, राइट, तो चार्ज पूरा दे दिया मैंने, और 4 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर जब आप सिग्मा देखोगे तो सिग्मा एक तरीके से जो है वो क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर आ जाए, है ना, यूनिफॉर्म स्फीयर की जगह नॉन यूनिफॉर्म शेप आ जाए, किसी नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, नॉन यूनिफॉर्म अगर कंडक्टर आ जाए तो इसके अंदर अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इस कंडक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो सिग्मा जो होगा, यहां पर तो सिग्मा क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, आर स्क्वायर के, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहां पर सिग्मा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर रेडियस नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल। क्योंकि जहां पर आपका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है वहां रेडियस होती है, जहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है वहां पर रेडियस नहीं होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब सिग्मा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर आरओसी के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब सिग्मा की वैल्यू कहां पर ज्यादा मिलेगी। अब देखो सिग्मा, अब सिग्मा के बारे में एक और पता है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के भी। सिग्मा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के भी। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पर सिग्मा कम होगा, और सिग्मा कम होगा तो चार्ज वहां पर क्या होगा, ज्यादा आएगा, वहां पर चार्ज क्या होगा, ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, है ना। तो चार्ज का एक्यूमुलेशन जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। सीधी सी बात है ना, जितना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सपोज ये इसका रेडियस, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया, है ना, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। लेकिन इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो इतना सा आएगा, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, R2, छोटा आएगा। अब यहां पर कोई भी चार्ज अगर मैं क्यू दूंगा तो यहां पर क्या है, जगह पास पास है, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन जो होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा वो पास पास एक्यूमुलेट होगा ऐसे। लेकिन यहां पर मेरे पास इस सरफेस के लिए अगर आप देखूंगा तो चार्ज जो होगा वो क्या होगा, दूर दूर एक्यूमुलेट होगा, चार्ज क्या होगा, दूर दूर एक्यूमुलेट होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग होता है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर सिग्मा क्या हो गया, आर कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर कम है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो सिग्मा ज्यादा हो गया तो यहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या होगा, यहां पर मोर होगा। यहां पर क्या हो गया मेरे पास, जो आर क्या है, कम है, आर कम है, उसकी वजह से सिग्मा मेरे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मोर चार्ज एक्यूमुलेट, है ना, मोर चार्ज एक्यूमुलेट, है ना। और इधर मेरे पास क्या है, रेडियस की वैल्यू क्या है मेरे पास, ज्यादा है, तो सिग्मा मेरे पास क्या होगा, कम होगा, तो यहां पर क्या होगा, लेस चार्ज। मतलब समझो उसको, मतलब मोर चार्ज नहीं बोल के इसको ऐसे समझ लो आप, इसमें और कंफ्यूजन अगर होता हो तो आर बढ़ने पर सिग्मा मेरे पास क्या होगा, कम होगा। मतलब वही चार्ज ज्यादा सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा। 1 कूलम यहां पर एक्यूमुलेट हुआ है तो 1 कूलम यहां पर भी एक्यूमुलेट हुआ है, लेकिन 1 कूलम ने यहां पर ज्यादा जगह ली और 1 कूलम ने यहां पर जगह कम ली। इस तरीके से समझ लें आप,
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर तो क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो चार्ज जो होता है ऐसे होगा, फिर यहां पर देख लो आप ये, फिर यहां पर और थोड़ा पास में आ जाएगा, फिर यहां पर देखोगे और दूर हो गया, फिर यहां और पास आ गया, फिर यहां पर क्या आ गया, थोड़ा और ये पास आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये चीज समझ में आ गई अपने को, क्लियर है? अब देखो यहां पर अब मुझे क्या निकालना है, सपोज मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, उसकी सरफेस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। इसको लिख लो एक मिनट, इसको लिख लो, इसको लिख लें आप, इसको लिखो 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 लिखो। देखो सरफेस के ऊपर, फिर आगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बात करता हूं मैं, फिर अपन केवीटी पे चलेंगे। लिख लिया इसको, लिख लो जल्दी लिखो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी अपन लिख ही लेते हैं, है ना। सपोज मेरे पास कोई भी हेडिंग डाल दो नेक्स्ट आप, कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, ठीक है। सपोज वही मैं नॉन यूनिफॉर्म कोई भी शेप का मेरे में ये मैंने कंडक्टर ले लिया, जिसका मुझे क्या पता है, इसका मुझे सिग्मा पता है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास क्या होगा, समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मुझे क्या करना है, सरफेस के बाहर मौजूद किसी पॉइंट पर, ये बिल्कुल पास में है, सरफेस के बाहर मौजूद किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। क्या करोगे, देखिए इसका मैं मैग्नीफाइड व्यू बनाता हूँ, मार्कर कहाँ गया, इसका मैं मैग्नीफाइड व्यू बनाता हूँ, है ना। इसको जूम कर देते हैं अपन, देख क्या होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, मेरे पास ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये मेरे पास इसको जूम कर दिया मैंने, ये आपका पी पॉइंट आ गया, ठीक है। और ये इसका सरफेस का मुझे सिग्मा पता है। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल, मैंने क्या एज्यूम किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करी मैंने, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस सरफेस के अंदर मैंने क्या लिखा, फ्लक्स, मैं लिखना चाहता हूं फ्लक्स। गॉस थ्योरम लगाओ, गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो देखो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस अगर अपन देखें, इसका एरिया में क्या ले लेता हूँ, ए, तो देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, ये एरिया वेक्टर इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, 0, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, अगर इस सरफेस के लिए देखें अपन, है ना, इस पूरी सरफेस के लिए देखो, या बाहर देख लो आप, ये अंदर नहीं देख के बाहर देख लो भले आप, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा, लेकिन एरिया वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ds वेक्टर, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही 0 है मेरे पास यहाँ पर। तो फ्लक्स अगर आप देखोगे, इसके लिए भी फ्लक्स अगर मुझे देखना है, तो एरिया वेक्टर तो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो फ्लक्स थ्रू 3 सरफेसेस, 1, और दूसरी सरफेस ये हो गई, और तीसरी सरफेस मेरे पास ये आ गई। तो सबसे पहले देखो फ्लक्स देखोगे आप, पहली सरफेस के थ्रू फ्लक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दूसरी सरफेस के थ्रू, या सिंपल इसको लिखो इंटीग्रेशन ई डॉट या ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले इसके 3 पार्ट होंगे फ्लक्स के। पहली सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दूसरी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में क्या है, ई डी एस कॉस 90, तो यहां पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तीसरी सरफेस में क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस क्या हो जाएगा, कॉस 0 इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचेगा सिर्फ ये। देखो यहां से क्या करोगे, ई को बाहर ले लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल सरफेस लिया है मैंने, स्मॉल पार्ट लिया है, इसको जूम करके पढ़ रहे हैं अपन, इसको जूम किया है मैंने, ठीक है। तो स्मॉल इतना सा एरिया है मेरे पास, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर मेरे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। ds का क्या हो गया, s cos 0 क्या हो गया 1, और q इनसाइड मेरे पास क्या हो गया, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस सरफेस के क्रॉस, इस सरफेस पे कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस सरफेस पे कितना चार्ज है। तो ये वाला चार्ज जो होगा वो क्या होगा, वो होगा q इनसाइड, वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज आ जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इस वाले सरफेस का एरिया, और इस वाले सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया मैं ले रहा हूं कितना, a, कितना ले लिया मैंने, a। तो देखो इसको आगे सॉल्व करो, तो e मल्टीप्लाइड बाय s, ये s क्या होगा, इस पूरे का एरिया, तो इसी का तो इंटीग्रेशन किया था मैंने। इसको आप भले ds वेक्टर लिख दो, आप यहां पर इसको आप ds वेक्टर लिख दो, है ना। इस ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s, और s कितना है, इस पूरे का एरिया, ये एरिया कितना है, a। तो देखो क्या आ जाएगा, तो EA इक्वल्स टू इधर कितना है, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, a से a कैंसिल, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या आएगा मेरे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। एन कैप का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। चार सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो कोई भी नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर आ गया उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखें आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, चलो चलो नेक्स्ट लिखें आप, नेक्स्ट हेडिंग डालें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टिंग कैविटी। नेक्स्ट हेडिंग डालें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टिंग कैविटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टिंग कैविटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टिंग कैविटी। देखो क्या बोला, लिख दिया, हेडिंग डाल दी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टिंग कैविटी। देखो कंडक्टिंग कैविटी का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये समझो, मेरे पास क्या है, ये पूरा बर्मा पीस है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टर है, ये क्या है, सॉलिड, हाँ क्या है, ये सॉलिड कंडक्टर है। इस सॉलिड कंडक्टर के ऊपर अगर मैं क्या कर दूं, क्यू चार्ज रख दूं, तो क्यू चार्ज कहाँ आएगा, पूरा सरफेस के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अंदर में क्या बना दो, एक कैविटी, अंदर में क्या बना दो, एक कैविटी, ये क्या है, कैविटी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एक सॉलिड, ये क्या हो जाएगी, एक सॉलिड कंडक्टिंग कैविटी हो जाएगी मेरे पास। ये मतलब यहां पर क्या बिल्कुल खाली है मामला, यहां पर क्या बिल्कुल खाली है मामला। अब यहां पर देखोगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अब यहां पर ध्यान से देखना, एक कोई भी कंडक्टिंग कैविटी होगी, अगर उसके ऊपर चार्ज दोगे तो चार्ज जो होता है वो सारा का सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब चार्ज सारा सरफेस पे आ जाता है तो अंदर कोई चार्ज होगा नहीं, तो Q इनसाइड मेरे पास क्या हो गया, जीरो। अंदर Q क्या हो गया, जीरो। Q अंदर जीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है। तो कोई भी कैविटी हो गया, उसका जो फील्ड वाला स्पेस जो होता है, उस फील्ड स्पेस के वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो मिलेगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा मेरे को, जीरो। ये आपको समझ में आ गया, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली जगह जो भरी भरी जगह ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है। देखो अगर मैं क्या करूं, सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं ये स्फीयर है और ये कैविटी, ठीक है, ये यहां से भरा हुआ है, समझो इसको, है ना। सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, और अंदर ये तो कुल मिला के कैविटी हो गई मेरे पास ये। अब देखो अगर मैं इसके सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज रख दूं, if Q charge is placed at center, Q चार्ज कहाँ रख दिया, सेंटर पे प्लेस कर दिया।
कैविटी का फिक्स्ड रूल है, कैविटी के अंदर मेरे पास ये कैविटी, इसको समझ जाइए, याद रखो यार, ये कैविटी, ये हमेशा बना रहा हूं डायग्राम, कंफ्यूज मत होना आप। ये क्या है मेरे पास, कैविटी है। कैविटी वाले केस में हमेशा जो भरी हुई जगह होती है, सॉलिड जगह होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर जीरो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जीरो होना है तो समझना सेंटर पे मेरे पास क्या है, क्यू चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस कैविटी मतलब ये पूरा जो कंडक्टर हो गया, इसकी आउटर सरफेस ये होगी और इनर सरफेस ये होगी। अब सेंटर पे अगर क्यू चार्ज प्लेस कर दूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर जीरो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर अगर जीरो होना है तो कहीं ना कहीं इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस यहीं तक खत्म हो जानी चाहिए, यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस को यहीं पर खत्म होना पड़ेगा, समझो इस चीज को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं टर्मिनेट होना है, इसका मतलब यहां पर इनसाइड सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, समझो इसको, तभी मेरा जो होगा वो क्या होगा। और ये सेंटर में क्या है, सेंटर में तो क्यू चार्ज है, समझ में आ गया अपने को। तो इनसाइड, तो इनर सरफेस पर तो क्या होगा, अगर क्यू चार्ज प्लेस करोगे तो इनर सरफेस पर, जो इनर सरफेस होगा वहां पर क्या होगा, नेगेटिव क्यू इज अपीयर्ड, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं पर टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से अपीयर हुआ होगा, यहां पर क्या आ गया, इनर सरफेस पर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब यहां इनर सरफेस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो किसकी वजह से आया होगा, ये जो भी कंडक्टिंग पार्ट है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां पे अक्यूमुलेट हुए होंगे, यहां पर इनर सरफेस पर अक्यूमुलेट हुए होंगे। अगर वो अक्यूमुलेट हुए तो डेफिनेटली जो फार सरफेस है वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो उसकी वजह से आउटर सरफेस पर मेरे पास क्या आ जाएगा, उतना का उतना चार्ज प्लस क्यू अपीयर हो जाएगा। तो इनर सरफेस में माइनस क्यू इज अपीयर्ड एंड आउटर सरफेस पर प्लस क्यू अपीयर्ड। समझ में आ रहा है, ये समझ में आई होगी आपको। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, देख फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं ये वही, ठीक है, अंदर कैविटी, ये सॉलिड, समझो इसको, ये सॉलिड पार्ट हो गया मेरे पास, अंदर ये कैविटी हो गई। अब मैं बोल रहा हूं कि ऑलरेडी यहां पर एक क्यू चार्ज तो है ही, सेंटर पे क्यू चार्ज तो है ही है, मैं बोल रहा हूं यहां पर भी ऑलरेडी 2 क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज सेंटर पे भी और आउटर में क्या क्यू चार्ज है, समझो। ठीक है, अब होगा क्या, ये t इक्वल्स टू 0 ऐसे समझ लो आप। ये कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में ये कैविटी, ये भरमा पीस हो गया अपना, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है। अब क्या होगा, इस प्लस क्यू की वजह से, भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सिंपल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमेशा कैविटी के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो करना है तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर अंदर वाली सरफेस पे क्या अपीयर होगा, यहां पर तो क्यू ही है, अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू अपीयर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाहर वाली सरफेस पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। और ऑलरेडी बाहर वाली सरफेस पे कितना है, प्लस 2 क्यू है ही है, तो टोटल पूरी सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना, 3 क्यू अपीयर्स एट आउटर सरफेस। समझ में आ रहा है, यहां पर वही मेरे पास नेगेटिव है, इनसाइड सरफेस पर नेगेटिव है और आउटसाइड सरफेस पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 क्यू ऑलरेडी था, और क्यू सेंटर पे रखे क्यू चार्ज की वजह से आउटर सरफेस पर कितना आ गया, और क्यू ऐड हो गया, तो फाइनली 3 क्यू अपीयर्स एट आउटर सरफेस। समझ में आ रहा है, क्लियर अपने को ये। देखो तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखो, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, अब देखो चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो चीज अपन समझते हैं। देखो यहां पर, देखो मैं अलग अलग केसेस लेता हूं यहां पर। देखो अब अलग अलग केसेस लेते हैं अपन यहां पर। मैं एक यूडी लिखूंगा, यूडी का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एनयूडी का मतलब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन। NUD का मतलब क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब ध्यान समझना, ये मेरे पास क्या हो गया? Q। ये सेंटर पे अगर मैं, है ना, फर्स्ट केस देख लो, सेंटर पे मैंने क्या रखा? Q चार्ज रखा। सेंटर में मैंने क्या रखा? Q चार्ज रखा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है। बाहर की तरफ एरो मतलब चार्ज अपीयर हुआ है, ठीक है। बाहर की तरफ एरो मतलब चार्ज अपीयर हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, और यहाँ पर भी क्या हुआ है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का, क्योंकि परफेक्ट स्फीयर है मेरे पास, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, समझना, मैंने अंदर क्या ले लिया? कैविटी तो कैसी भी हो सकती है ना, ये मेरे पास सॉलिड है ना, ये सॉलिड, वापस वही सॉलिड है। कैविटी की बात कर रहे हैं, अंदर कैविटी है, ये कैविटी, वापस ये भी क्या होगी मेरे पास? कैविटी, सॉलिड, ये सॉलिड, अंदर क्या है? कैविटी है। वापस मैं क्या करता हूं? सेंटर के ऊपर Q चार्ज रखता हूं, क्या होगा? यहां पर भी यहां नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहां पर जो नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, टोटल चार्ज मेरे पास अगेन वापस वही -Q आना है, और यहां पर मेरे पास क्या आना है? +Q अपीयर हो गई होगा। यहां पर क्या आएगा? +Q आएगा। लेकिन बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अंदर जो कैविटी है उसके अंदर जो चार्ज अपीयर हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म कैविटी। और देख यहाँ पर अगर मैं क्या इसका उल्टा कर दूं, सपोज मेरे पास ये क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म, ये वापस वही कंडक्टर है, पर अंदर कैविटी मेरे पास क्या? यूनिफॉर्म है, ये वापस वही सॉलिड। समझ में? सॉलिड कंडक्टर, कैविटी चल रही, कंडक्टिंग कैविटी चल रही है भाई, टॉपिक वही चल रहा है। क्या करा मैंने? अगर सेंटर के ऊपर चार्ज Q रखा, क्या होगा? अंदर तो मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नेगेटिव चार्ज कितना अपीयर हो गया अंदर? -Q, और आउटर में कितना आ गया? आउटर में ठीक है, और आउटर में कितना चार्ज अपीयर होगा? +Q। लेकिन यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है अंदर। अगर मैं क्या ले लूं यहां पर, दोनों ही, समझ में आ रहा है? कितने केस बन सकते हैं आप समझ जाओ उसको। ये मेरे पास क्या है? सॉलिड कंडक्टिंग कैविटी है ना, अंदर कंडक्टिंग कैविटी है, मैंने अंदर क्या रखा? Q चार्ज रखा सपोज, तो ये क्या हो गया? माइनस, है ना, इनर सरफेस पे क्या आ गया? माइनस, और आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? +Q, लेकिन यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, और यहां पर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सॉरी, यहां पर भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहां पर भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं बोलता हूं कि भाई जरूरी चार्ज हमेशा सेंटर पे रखें, कोई जरूरी नहीं। सपोज मैंने ये वही कैविटी है ना, ये सॉलिड, कहीं बनाना रह गया तो बना लेना, सब में बन गया ना, ये सॉलिड, ये वापस कैविटी है। मैं चार्ज सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ, मैं सेंटर पे नहीं रख के मैं चार्ज यहाँ रखता हूँ, कहीं भी रख लो, यहाँ पर रख देता हूँ मैं चार्ज, ये +Q यहाँ पर रख दिया, क्या होगा? चार्ज यहाँ पर पास है तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अक्यूमुलेट होगा, समझो यहाँ पर, और बाकी जगह नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल इस सरफेस के तो पास में है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का अक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का अक्यूमुलेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इस साइड में फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा अंदर की तरफ। समझ आ रहा है? यहाँ पर तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, यहाँ पर हमेशा कोई भी हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो, कैविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो। बस यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर तो आ गया मेरे पास चार्ज, टोटल चार्ज वही है -Q, और यहाँ पर टोटल चार्ज वही है +Q। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो आउटर में तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास क्या आएगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इनसाइड जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? समझ में आ रहा है? आउटर में क्या आएगा मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अपीयर होगा, क्योंकि आउटर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटर में क्या चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर तो क्या है? चार्ज, इस Q चार्ज का फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यहाँ फोर्स लग रहा है, तो इस चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ बाउंड किया हुआ है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ बाउंड हो गए और बाकी दूसरे के बाउंड हो गए मेरे पास,
तो इसलिए मेरे पास अंदर तो क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और आउटर में क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लिखो जल्दी, लिखो इसको जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया, लिख लिया। देखो लोग यहीं पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, देख क्या है। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का खेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देख मेरे पास क्या है, सपोज वही सेम, देख क्वेश्चन, देख क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पर। पोटेंशियल जब पढ़ेंगे अपन तो वहाँ पर भी आएगा सेम क्वेश्चन, ठीक है। अरे यार स्फीयर, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा स्फीयर बन जाए, और अंदर मेरे पास क्या है, वही कैविटी, सेम कैविटी, डायग्राम बस बड़ा है, ठीक है। ये कैविटी हो गई, और इसका रेडियस मेरे पास क्या है, r, इसका रेडियस 2r, सेंटर पे q चार्ज रखा हुआ है, एक a पॉइंट है, एक b पॉइंट है, और एक c पॉइंट है। 3 पॉइंट है यहाँ पर। तीनों पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से दी हुई है। इसकी सेंटर से डिस्टेंस इसकी ले लो आप r1, और अरे तेरी भाई की टांग, ये b पॉइंट यहाँ ले ले। इसकी सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है आपको r2, और ये c पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। इसकी डिस्टेंस दी हुई है सेंटर से r3। आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट a, b एंड c पॉइंट। तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो देखो इसमें 2 तरीके हैं, देखो सिंपल सी बात है। ये कंडक्टिंग कैविटी है मेरे पास, है ना, वापस वही कंडक्टिंग कैविटी, ये कैविटी हो गई मेरे पास। कंडक्टिंग कैविटी का मतलब ये कंडक्टर के अंदर कैविटी, ठीक है, ये हो गया कैविटी। अब देखो यहाँ पर मुझको ए पॉइंट पे निकालना है। देखो बी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, समझ में आ रहा है खेल आपको। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सी पॉइंट पर क्या होगा, क्यू चार्ज का है भाई। चार्ज अगर आप ओवरऑल चार्ज देखो भाई, चार्ज सेंटर पे क्यू था, फिर माइनस क्यू यहाँ आया और प्लस क्यू यहाँ पर आया, तो ये नेट चार्ज तो वापस मेरे पास क्या है, टोटल चार्ज कितना है, 0 ही है ना वापस। ये इसको देखा जाए तो ये टोटल चार्ज तो मेरे पास क्या है, 0। तो बचा क्या है, तो एक्चुअल में चार्ज प्लस क्यू है, तो एक्चुअल में चार्ज कितना है, प्लस क्यू है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस क्यू की वजह से आ जाएगा। एक तो ऐसे देख सकते हो, तो प्लस क्यू की वजह से देख, दो तरीके से करवाता हूं आपको मैं। एक तो देखो सीधा ई ए, अगर ई ए लिखना है तो सिंपल क्या, क्यू चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन r1 का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, रेडियल अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। डायरेक्शन आ गया मेरे पास, ये डायरेक्शन आ जाएगा। अगर मैं बनाऊं डायरेक्शन तो इधर रेडियल अवे, ये ए पॉइंट पर हो गया। बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि ये क्या है, कैविटी का पार्ट है, मतलब इनसाइड सॉलिड पार्ट है ये, समझ में आ रहा है। और सी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं अगर मैं, तो इस पूरे को अगर मैं मानूं तो इसके ऊपर मेन चार्ज का मौजूद है, सेंटर के ऊपर मौजूद है। तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पर है, तो ई सी क्या हो जाएगा मेरे पास, के क्यू अपॉन r3 का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, ई सी का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, रेडियली अवे। ये ई सी हो गया, और ई ए का डायरेक्शन क्या आएगा, रेडियली अवे, ये ई ए वेक्टर हो गया मेरे पास। समझ में आ रहा है। देखो इसको एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, एक और किस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हो, तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप सोचो तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा। देख अब भाई मैं चाहता हूं कि भाई चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करके करूं। भाई ये सपोज ये रहा चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट, अगर आप सोच रहे हो कि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्यू हो गया, अंदर कितना चार्ज होगा, अंदर मेरे पास क्या होगा, माइनस क्यू होगा, और बाहर यहाँ पर कितना होगा, प्लस क्यू आएगा। ये चीज़ अपने को क्लियर है बिल्कुल एकदम। और ये Q से A जो डिस्टेंस है वो R1 है, ये A पॉइंट ये था ना अपना अंदर, और यहाँ से B पॉइंट आपने ये लिया है, ये B पॉइंट, और C पॉइंट आपका इधर कहीं है, ये C पॉइंट। देखो अब A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो आप यहाँ पर, इसको मैं बोल देता हूँ S1 स्फीयर, इसको अगर स्फीयर मान लूँ, इसको मैं S2 स्फीयर मान लूँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले मैं देखता हूँ A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लिखे कहाँ पर, किसकी वजह से, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू चार्ज की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा S1 की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा S2 की वजह से। अरे समझ में आ रहा है। और फाइनली मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और फाइनली क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास।
सबसे पहले देखो ए पॉइंट पर देखते हैं अपन। ए पॉइंट पर क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आएगा इधर, राइट डायरेक्शन में। S1 की वजह से, S1 स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा देखो, तो S1 स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। S1 स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो ये आएगा मेरे पास के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस कितना है, भाई आपने पढ़ा हुआ है ना, एक मेरे पास एक चार्ज स्फीयर होता है, चार्ज स्फीयर होता है, तो चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आता है, ये आपने देखा हुआ ही है। तो चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इस चार्ज स्फीयर के अंदर है, सोच के देखो। ए पॉइंट जो है वो क्या है, S1, ये S1 सरफेस उसके अंदर है, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इस तरीके से ए पॉइंट S2 के भी तो अंदर है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में ये आ गया, ये मेरे पास वही आ गया। देखो सारे चार्जेस में कंसीडर कर रहा हूं यहां पर। बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर, के क्यू अपॉन R2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कि बी पॉइंट जो है सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टिंग शेल है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है ना, उसके सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या नेगेटिवली चार्ज स्फीयर हो गया एक तरीके से, S1 नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी, R2 स्क्वायर, है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से। लेकिन इसका डायरेक्शन तो आएगा इधर, और इसका डायरेक्शन आएगा अपोजिट, समझो, इसका डायरेक्शन तो आएगा अवे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, S1 नेगेटिव है, इसका, इसकी वजह से इसका चार्ज क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, टुवर्ड्स। बी पॉइंट S2 के अंदर है, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन दोनों का सम, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और ये इस डायरेक्शन में नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो देखो बी ई बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सारे चार्ज कंसिडर करते हुए भी कर रहे हैं। ई सी देखो सी पॉइंट पर, अब सी पॉइंट क्या है, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो के क्यू अपॉन R3 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन R3 का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है ना। उसके बाद में S1 की वजह से देखो, S1 के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो इसके ऊपर डायरेक्शन क्या आएगा, टूवर्ड्स आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास के क्यू अपॉन R3 स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट। इस क्यू की वजह से तो इधर, और इस माइनस क्यू स्फीयर की वजह से टूवर्ड्स, और सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं पर हमेशा, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है मेरे पास, R2 है, सॉरी R3 है, तो R3 स्क्वायर। S2 की वजह से क्या होगा, अवे आएगा, अवे आएगा, S2 की वजह से क्या आएगा, अवे आएगा, और वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन R3 स्क्वायर अवे। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये तीनों के मैग्नीट्यूड सेम आए हैं, लेकिन ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये मेरे पास क्या नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, के क्यू अपॉन R3 स्क्वायर इधर। अरे समझ में आया, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो। तो कोई भी केविटी वाला क्वेश्चन हो तो उसमें चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, रिडिस्ट्रीब्यूट करके करोगे तो भी वही होगा, और बिना रिडिस्ट्रीब्यूशन के करोगे तो भी वही आने वाला है। समझ में आ रहा है, बस चार्जेस को वहां पर क्या करोगे, कंसीडर कर लोगे आप, यहाँ पर जो एक्चुअल चार्ज दिए हुए हैं, ये हो गया मेरे पास, राइट। चलो लिखो जल्दी, फिर लास्ट एक और चीज करते हैं अपन, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। लिखो, हेडिंग डालो आप, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्सेंट्रिक थिन कंडक्टिंग शेल्स, कॉन्सेंट्रिक थिन कंडक्टिंग शेल्स, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्सेंट्रिक, क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्सेंट्रिक थिन कंडक्टिंग शेल्स।
ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक में दो चीज आ गई, एक तो मेरे पास कौन सा आ गया, कंडक्टिंग कैविटी वाला आ गया, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल। अब कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल का मतलब क्या हो गया, देखो शेल मेरे पास क्या है, ये तो एक शेल हो गई मेरे पास, ये शेल मतलब ये इसकी कुछ विड्थ है, एक शेल ये हो गई, और एक और शेल बना दे अपन, ये एक और शेल बना देता हूँ भाई, बन जा रे, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक शेल है, इसके ऊपर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन देखना है, समझ में आ रहा है, ये खोखला है यहाँ से होलो, मतलब इसको हटा दो, कंडक्टिंग स्फेरिकल, थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है ना, इनफैक्ट स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, है ना, ये होलो है बिल्कुल, ये खाली जगह है, ये होलो है, ये होलो है बिल्कुल खाली जगह है। मैंने क्या रख रहा है यहाँ पर, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, मैंने Q1 इसको दे दिया सपोज, और Q2 यहाँ पर दे दिया, मैंने क्या दिया, Q2 यहाँ पर दे दिया। अब मैंने बोला कि भाई अब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन बताओ, ये मेरे पास कितना है, ये T = 0 है। अब रेड कलर से जो बनाऊंगा मैं वापस क्या बनाऊंगा, चार्ज जो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपल सा फंडा है। देखो मैं बाहर वाले को भूल जाता हूँ एक बार, अगर सिर्फ ये होता, समझना ध्यान से, अगर सिर्फ ये होता तो एक तरीके से ये केविटी तो हो गई, इसको भूल जाओ बाहर वाले को। अगर सिर्फ ये होता तो ये भी क्या होती है, कंडक्टिंग केविटी हो जाती, बस केविटी का साइज बहुत बड़ा हो गया है, खाली जगह बहुत ज्यादा हो गई, खाली जगह बहुत ज्यादा हो गई, इतना सही तो हुआ है, तो क्या होगा, सिंपल सा, तो यहां पर तो इनसाइड सरफेस पर तो क्या आएगा, समझ में आ रहा है, इसको Q1 Q2 और ये Q3, तो इनसाइड सरफेस पर क्या आएगा, इनसाइड सरफेस पर अपीयर होगा कितना, माइनस का Q1, उतना का उतना आउटसाइड सरफेस पर भी आ जाएगा, प्लस का Q1, समझो यहां पर आउटसाइड सरफेस पे क्या आ जाएगा, प्लस का, अरे क्लियर। अब यहां पर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा, ये कंडक्टिंग, ये इसके अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सोच के देखो, ये कैविटी तो है, उस सॉलिड जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था ना अपना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां पर कितना अपीयर हो गया, अगर यहां पर देखोगे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया है, Q2 ऑलरेडी था भाई, Q2 तो ऑलरेडी था ना, जो एरो बना रखा मतलब मैंने वो इनिशियल चार्ज था, और फिर बाद में उल्टा एरो बना रखा मतलब जो चार्ज अपीयर हुआ है, तो देखो क्या होगा, कितना चार्ज अपीयर हुआ, Q2 ऑलरेडी था, Q1 और आ गया, तो यहां पर कितना अपीयर हो गया, Q1 प्लस Q2। अब ये Q1 प्लस Q2 है, तो इसी का अपोजिट चार्ज क्या होगा, सेम, अब इसको भूल जाओ, बस यहां पर इसको एक तरीके से इस तरीके से ट्रीट करो कि यहां पर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है, Q1 प्लस Q2 है, ठीक है, Q1 प्लस Q2 है। अब Q1 प्लस Q2 कहां रखा हुआ है, एकदम सेंटर पे रखा हुआ है, इस वाली केविटी के, एक तरीके से जब इस वाली केविटी के सेंटर पे Q1 प्लस Q2 रखा हुआ है, तो यहां पर चार्ज कितना अपीयर होगा, माइनस इसका अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। भाई सीधी सी बात है ना, मुझे क्या करना है भाई, यहां पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जीरो करना है तो क्या होगा भाई, इसकी अंदर वाली सरफेस पे कहीं ना कहीं नेगेटिव फील्ड को आना पड़ेगा, तभी तो यहां से जो फील्ड लाइंस होगी, तो यहां से जो फील्ड होगा मेरे पास यहां पर टर्मिनेट होगा, तो यहां पर देखो क्या हो गया, तो अंदर इनसाइड सरफेस पर टोटल चार्ज कितना आ गया, माइनस का Q1 प्लस Q2, और इनसाइड सरफेस पे अगर माइनस Q1 प्लस Q2 आया है तो उसका अपोजिट चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 यहां पर अपीयर हो जाएगा, और प्लस, तो ये हो गया मेरे पास कितना, तो बाहर कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास कितना Q3 मौजूद है, ऑलरेडी मेरे पास क्या है, Q3 मौजूद है, तो Q3 और Q1 प्लस Q2 मिलाकर जो टोटल चार्ज सरफेस पर जो अपीयर होगा, टोटल ऑन सरफेस कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हाँ समझने की कोशिश करें, अंदर जितना भी चार्ज होता है वो सारा सरफेस पे आ जाता है। कैविटी वाली प्रॉब्लम भाई, कंडक्टिंग शेल कुछ नई चीज नहीं है, बड़ी कैविटी, छोटी कैविटी तो एक कैविटी बोल दिया, कंडक्टिंग शेल मतलब बड़ी कैविटी हो गई, अंदर खाली जगह ज्यादा है और सॉलिड वाला पार्ट थोड़ा कम है, इसको अपन ने नाम दे दिया, शेल नाम दे दिया। तो बाहर जब आप देख लो सरफेस पे, अब यहां पर देख लो सरफेस पे, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो गया है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसके अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कितना है, नेगेटिव Q1 प्लस Q2,
इस वाली शेल के बाहर सरफेस पे कितना है, इसका अपोजिट पॉजिटिव Q1 प्लस Q2, इसके अंदर चार्ज कितना है माइनस का Q1, सेंटर पे कितना है Q1। क्लियर, ये माइनस Q1 ही ऊपर आया था प्लस Q1 बन के, और टोटल चार्ज इस सरफेस पर कितना आ गया था Q1 प्लस Q2 आ गया, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास क्या होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल के अंदर चार्ज का क्या हो जाता है, मेरे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर, एक क्वेश्चन देख कर लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन करना तो कर लो। यहाँ पर देख क्या आएगा मेरे पास, क्या हो गई, हाँ ये ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक शेल है। क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लो भाई साहब, टिक 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 टिक। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ चार्ज यहाँ पर कितना रखा 2 कूलम, यहाँ पर मैंने चार्ज कितना दिया 3 कूलम, यहाँ पर कितना दिया मैंने 4 कूलम। ये मेरे पास क्या है, सरफेस 1, ये 2, ये 3, ये 4, चारों सरफेस पे मेरे को चार्ज चाहिए। चारों सरफेस पे आपको निकालना है Q1, Q2, Q3, Q4, सारी सरफेस के ऊपर आपको चार्ज मालूम करना है। सबसे पहले Q1 देखो, Q1 क्या होगा, Q1 आएगा नेगेटिव का, सेंटर पे जो रखा हुआ उसका नेगेटिव, ये था ना अंदर वाली सरफेस पे, सेंटर पे जो रखा हुआ उसका नेगेटिव Q2, बाहर वाली सरफेस पे जो ऑलरेडी है वो जोड़ो, जो ऑलरेडी है वो जोड़ो, और प्लस सेंटर पे जो था वो बाहर आ गया। देखिए हुआ था, बाहर ऑलरेडी Q2 था, सेंटर पे जो था जो सरफेस पे अपियर हो गया Q1 प्लस Q2, तो कितना आ जाएगा 3 कूलम तो ऑलरेडी था, 2 कूलम और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 कूलम। Q3 देखो, Q3 क्या होगा, 2 पे जो है उसका अपोजिट, मतलब माइनस का 5 कूलम, और Q4 देख लो यहां से, Q4 क्या होगा, बाहर क्या होता है टोटल का सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बाहर क्या होता है 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना 4 5 6 7 8 9, कितना आ जाएगा, यही है क्या 4 9 कूलम। इस तरीके से कंडक्टिंग शेल, स्फेरिकल शेल, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल, क्या लिखा भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्सेंट्रिक थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। लिख लिया, लिख लो उसको जल्दी से लिख लो, चलो लिख लिया। बस एक लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का, फिर उसके बाद में अपन बस सेशन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का एक क्वेश्चन लगा देते हैं अपन, बस उसके बाद में आज का लेक्चर यहीं पे ओवर। चलो एक क्वेश्चन के बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी शायद कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। स्फेरिकल अपने पास क्या कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया था, याद हो, सेम वैसे ही, उसमें कैविटी वर्ड यूज किया था मैंने। अब मैं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ले रहा हूँ, है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। ये मेरे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है। There are two concentric spherical shells. मैंने आपको क्या बताया था, कैविटी के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उन चार्ज को भी रेफर करके आप आराम से क्या मालूम कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हो। तो स्फेरिकल शेल के बारे में अगर आपको ध्यान हो, है ना, स्फेरिकल शेल मतलब मैंने बताया था आपको होलो स्फीयर हो, होलो कंडक्टिंग स्फीयर जिसको अपन ने स्फेरिकल शेल बोला था, है ना। उसके ऊपर अगर कोई क्यू चार्ज है ना, तो क्यू चार्ज की वजह से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, KQ अपॉन R²। ये R क्या था, सेंटर से डिस्टेंस था, ये स्फेरिकल शेल, ठीक है। स्फेरिकल शेल को जनरली आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। फिर उसके सरफेस के ऊपर अगर मैं लूं, ये मेरे पास क्या है, ये हो गया T1, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने देखा 0 होते ही, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये मेरे पास सरफेस के ऊपर सेकंड पॉइंट आ गया, तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये अपन ने दो फार्मूले अपन ने पढ़े हुए हैं। तो मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के ऊपर, अंदर वाली स्फेरिकल शेल के ऊपर Q चार्ज है, और बाहर वाली स्फेरिकल शेल के ऊपर कितना लो, 3Q, हाँ 3Q, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है मेरे पास क्या अलग अलग पॉइंट्स है। ये मेरे पास इसका जो रेडियस है वो कितना है R, और इसका रेडियस है मेरे पास 2R। मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स है, एक पॉइंट मेरे पास ये है A, एक पॉइंट जस्ट बाहर है B, एक पॉइंट जस्ट अंदर है C, एक पॉइंट जस्ट बाहर है D, और एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर E। अलग अलग पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है।
अब यहाँ पर मेरे को क्या, अब यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। आपको क्या मालूम करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पांचों के पांचों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए बी सी डी एंड ई, ये दोनों क्या है? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। स्फेरिकल शेल, ये क्या है? स्फेरिकल शेल्स। अब देखो, अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला क्या देगा? स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज पता हो तो k q डिवाइडेड बाय उस सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस आपको पता चल जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ। देखो सबसे पहले अपन बात करें EA। देखो EA जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो क्या है? इनसाइड है ना, इनसाइड पॉइंट है। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया अपने को कि अंदर स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। बी पॉइंट देखें अपन, बी पॉइंट जो है वो क्या है? फर्स्ट जो स्फेरिकल शेल है उसके जस्ट बाहर है, उसके जस्ट बाहर पॉइंट है। तो उस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे लिखना हो तो Q स्फेरिकल शेल का चार्ज कितना है? Q डिवाइडेड बाय बी पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? ऑलमोस्ट रेडियस के बराबर। क्या हो जाएगा? अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया EB। उसके बाद देखिए आप EC देखिए आप EC क्या होगा? C पॉइंट क्या है मेरे पास? बड़ी वाली स्फेरिकल शेल के अंदर जस्ट यहाँ पर पॉइंट है, तो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? C पॉइंट पर। तो देखो C पॉइंट पर क्या है? देखो यहाँ पर अगर सिंपल सा फंडा देखें आप, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक तरीके से वहां पर एक स्फीयर बना हुआ, उसके अंदर कितना चार्ज है वो चार्ज एक्चुअल में होता है। क्योंकि इसका डेरिवेशन अगर आपको ध्यान हो, मैंने स्फीयर के डेरिवेशन जब करवाए थे वहां पर मैंने बताया था कि जब भी आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो अपन एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं और उस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज अपने को मालूम करना होता है, वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो यहाँ पर भी क्या है? अगर मैं ए पॉइंट को देखूं तो कोई चार्ज एनक्लोज है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो कितना चार्ज एनक्लोज होगा? Q, Q बना स्क्वायर। सी पॉइंट पर अगर मैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो कितना चार्ज एनक्लोज होगा? अगेन Q, क्योंकि सी पॉइंट पर अगर देखोगे तो ये बाहर वाली जो आउटर जो शेल है उसके अंदर आ रहा है, तो ये वाला चार्ज कभी भी इसका पार्ट नहीं होगा। तो K चार्ज Q डिवाइडेड बाय बस डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? सेंटर से C के पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 2r के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास KQ अपॉन 4r स्क्वायर, ये EC हो गया। उसके बाद देखो डी पॉइंट क्या है? जस्ट सरफेस के बाहर है, तो K अब चार्ज पूरा आ जाएगा क्योंकि सरफेस के बाहर है। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे तो उसके अंदर टोटल चार्ज कितना आएगा? 3Q प्लस Q, और 3Q प्लस Q कितना हो गया? 4Q एंड डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है? वही रेडियस के बराबर है 2r का स्क्वायर। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? KQ अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद E पॉइंट देखो, E पॉइंट का डिस्टेंस आप सरफेस से r ले लो, एक काम करो सरफेस से अपन r ले लेते हैं, ठीक है। अब E पॉइंट पे निकालोगे तो K मल्टीप्लाइड बाय डी, E पॉइंट पे निकालोगे तो एनक्लोज चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 4Q। तो K 4Q डिवाइडेड बाय सेंटर से E पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r प्लस r या 2r प्लस r, 3r जैसे भी देख रहे हैं आपको कितना हो गया मेरे पास? ये 3r का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 4/9 KQ अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए मेरे पास। तो कॉन्सेंट्रिक शेल में इस तरीके से प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करते हैं, समझ में? तो यहाँ पर चार्ज को वापस कई बार कंफ्यूजन होता है, चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करें क्या? रिडिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, अभी इससे पहले मैंने बता दिया था आपको। तो रिडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो जो चार्ज दिया हुआ है उसी को रख के आप आगे सॉल्व कर लें। और चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में क्या अपीयर होगा वो भी अपन ने सीख लिया है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन अपने को समझ में आ गए अपना, ठीक है। यहाँ से ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बनाया अपन तो ग्राफ बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस r, सेंटर से डिस्टेंस r। अब देखो ये हो गया मेरे पास O, यहाँ पर सेंटर पे r इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से मैं कैपिटल R तक जाऊंगा पहले तो, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? 2r तक जाऊंगा, तो फाइनली मैं कहाँ अगर इनफाइनाइट तक बनाना है तो चलो इनफाइनाइट तक बना लेंगे अपन, जैसे भी इनफाइनाइट तक बना लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है? अब देखो, अब जब r की वैल्यू 0 है मतलब मैं कहाँ हूँ? सेंटर पे हूँ। r की वैल्यू जब 0 है तो मैं कहाँ हूँ? सेंटर पे हूँ, मतलब अंदर हूँ। और अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? 0। ये हो गया मेरे पास 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? 0।
अब जैसे ही सरफेस पे आया मतलब बी पॉइंट पर आया, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, के क्यू आर स्क्वायर। एक काम करो इसको कुछ कांस्टेंट ई दे दो, इसका नाम ई रख लेते हैं अपन के क्यू, ताकि सब के क्यू आर स्क्वायर में ये ई हो गया तो ये कितना हो जाएगा e/4, ये कितना हो जाएगा, ये भी ई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4/9, 4/9 मतलब 0 9 चौक 36, 4/9 का मतलब क्या हो गया 9 चौक 36 0.44 ई, ये हुआ ना 9 चौक 36 और कितना बच गया 40, हाँ 9 चौक 36 0.44 ई हो गया। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, तो ई है ये भी e/4 भी, e/4 मतलब 0.25 ई, मतलब अपने पास एक पॉइंट तो आ गया e/4, फिर उसके बाद में इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा आप ले लो 0.25, जस्ट डबल, लगभग डबल के आसपास है। तो ये हो गया मेरे पास 4e/9 और फाइनली मेरे पास क्या आ गया ई आ गया, सबसे ज़्यादा वैल्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की ई है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं आर पे आता हूँ, आर पे आता हूँ मतलब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप यहाँ जाओगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे बनाया है, समझे आप इसको, थोड़ा सा अंदर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास, समझ में आ रहा है। ये ई कौन सा है, ये बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये मेरा बी पॉइंट है, समझ में। और अंदर मेरे पास क्या हो गया, ये ए पॉइंट हो गया अंदर, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। फिर सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0.25 ई, 0.25 ई मतलब मैं यहाँ आ गया, इसको मैं थोड़ा और बेटर कर देता हूँ मैं, ठीक है। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक सॉरी कहाँ, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0.25, तो यहाँ से 0.25 मतलब यहाँ पर, समझ में आ रहा है, कहाँ है सी पॉइंट, कहाँ है यार, हाँ सी पॉइंट, सॉरी सी पॉइंट अपना कहाँ है, सेंटर से 2r डिस्टेंस पर है, तो सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, लेकिन अंदर की तरफ। तो ये तो कर्व कुछ ऐसा आएगा, ये कर्व ब्लू से बना दूं थोड़ा और फील आ जाए, है ना। ये मेरे पास क्या है, ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो होता है वो इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने हाइपरबोला बनाया है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये अंदर जस्ट अंदर जो पॉइंट है वो कौन सा है, अंदर की तरफ जो पॉइंट है वो कौन सा है, सी पॉइंट है, क्लियर, सी पॉइंट पर। फिर डी पॉइंट क्या हो गया, जस्ट बाहर, ये डी पॉइंट हो गया, लेकिन डी पॉइंट पर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, बढ़ गया है। सोचो डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस बढ़ गया ई, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0.25 है, तो वापस बढ़ गया मेरे पास ई, ये ई मेरे पास क्या है, ये रहा, ये ई वाला लेवल है, ठीक है। तो ई बी पॉइंट का मेरा बाहर है, यहाँ पर ये मेरा डी पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। और फिर डी के बाहर जब जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पर मेरे पास क्या 3r और ले लेता हूँ मैं, 3r पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 3r मतलब ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0. ये वाली लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से थोड़ा इसको अगर प्रॉपरली बनाऊँ मैं, ये ऐसा आएगा कुछ, ये ना ये ऐसा, तो यहाँ से ये ऐसा डिक्रीज होता वापस क्या होगा, डिक्रीज होता हो जाएगा मेरे पास, समझ में आ गया। और फाइनल इनफाइनाइट पे जाएंगे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है यार, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं सही से मार्क करके बता दूँ अगर आपको, मैं थोड़ा 3r सही से मार्क नहीं हो रहा है ना, ये 3r, ये 3r हो गया, ठीक है, ये 3r हो गया, ठीक है, ये फिर ये पूरा, ठीक है। हाइपरबोला वेरिएशन ही, ये हाइपरबोला वेरिएशन ही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कर्व का वेरिएशन आ गया, तो बनाना होता, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, क्लियर। और ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास 0, ये भी आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर यहाँ से ऐसे वेरी होगा, फिर यहाँ से पूरा नीचे हाइपरबोलिक वेरिएशन आएगा, ठीक है। ये वापस हाइपरबोला है, हाइपरबोलिक वेरिएशन ही है, ठीक है, ये भी हाइपरबोला हो गया। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से बना लो उसको, राइट, फिर कुछ ओवर करते सेशन को आज का। सो राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और मेरे हिसाब से आपको वीडियो बहुत काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, क्योंकि इस वाले टॉपिक के अंदर बहुत बच्चों को डाउट्स आते हैं कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन पे, और क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर इनफैक्ट, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल के अंदर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर फिर मैं लेके हाजिर होऊंगा, ये स्फीयर वगैरह सारे पोटेंशियल में भी वापस आएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। और वीडियो को अगर आप बाकी अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके फिर वीडियो देखना आप शुरू करें। थैंक यू, कल 6 बजे फिर हाजिर होता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।